Hello student, good morning to everyone and once again welcome to class 12th accountancy. But our chapter is going on accounting ratio and under accounting ratio our topic is going on solvency ratio. So let's start our topic. Beta under solvency ratio we have completed two ratio and today's lecture we will learn third ratio, that is proprietary ratio. Proprietary ratio. So what is proprietary ratio? Proprietary ratio establishes the relationship between shareholder fund and total assets. तो बेटा देखो यहाँ पर proprietary के नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये क्या होगा, आपका शेयर होल्डर फंड होगा या फिर आप क्या इसको बोल सकते हो, इक्विटी शेयर होल्डर फंड. ठीक है, टोटल assets. So proprietary ratio going to be check the relationship between shareholder fund and total assets. proprietary के नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये आपका टोटल इक्विटी होगी या फिर शेयर होल्डर फंड होगा. एंड ये देखिएगा कि शेयर होल्डर्स फंड एंड टोटल एसेट्स में आपस में क्या रिलेशन है. proprietary ratio may be expressed either as pure ratio, for example 3:1, 4:2, etc. It can be expressed in the form of pure ratio or as percentage like 25%, 30%, 40%, etc. Clear? Proprietary ratio cannot be expressed in the form of time. You can't express in the form of time, you can express in the form of pure ratio or as a percentage. Clear? Component of proprietary ratio, there are two component of proprietary ratio. फर्स्ट वन क्या है आपका, शेयर होल्डर फंड, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था. पहला कंपोनेंट कौन सा है, शेयर होल्डर्स फंड, जिसको आप क्या बोलोगे, इक्विटी भी आप बोलते हो. ठीक है, या फिर ऑनर इक्विटी. एंड देन सेकंड क्या है आपका, टोटल एसेट्स. एंड हाउ यू विल कैलकुलेट शेयर होल्डर फंड एंड टोटल एसेट्स, दैट ऑलरेडी वी हैव लर्न इन अवर प्रीवियस लेक्चर्स. ठीक है, जो हमारे फॉर्मूले आए हैं, डेप्थ इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेप्थ रेशियो, इन दैट ऑल्सो वी हैव लर्न अबाउट हाउ टू कैलकुलेट शेयर होल्डर फंड एंड टोटल एसेट्स. ठीक है बेटा, अब इसका रिजल्ट क्या होगा अगर हम बात करते हैं. अ हायर रेशियो इज जनरली टेकन एज अ इंडिकेटर ऑफ साउंड फाइनेंशियल पोजिशन फ्रॉम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू. अगर एक हायर रेशियो, दैट्स मीन्स फॉर एग्जांपल अगर आपकी शेयर कैपिटल है, आपके शेयर होल्डर्स फंड है 6 लाख की एंड आपकी एसेट्स है आपकी 2 लाख की. ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड है आपके 2 लाख की तो पॉसिबल ही नहीं है, टोटल एसेट्स तो गलत लिख दिया हमने. ठीक है, सपोज आपके 6 लाख की आपकी शेयर होल्डर फंड है एंड टोटल एसेट्स है आपकी 8 लाख की. ठीक है, दैट्स मीन आपका रेशियो कितना आएगा, 75%. रेशियो कितना होगा, मल्टीप्लाई बाई 100, 75%. अगर आप परसेंटेज में निकालोगे और अगर आप वैसे निकालोगे तो आपको रेशियो निकलेगा 0.75:1. तो दैट इज गोइंग टू बी इंडिकेट, दैट मीन्स साउंड फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ अ बिजनेस. यानी कि बिजनेस की जो भी आपकी एसेट्स बनी हुई हैं वो आपके कैपिटल में से ज़्यादा है, उसमें से कैपिटल का पार्ट, इक्विटी का पार्ट ज़्यादा है. आउटसाइड लायबिलिटीज़ का या एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ का जो पार्ट है वो कम है. कैसे बेटा, आपकी कैपिटल कितनी है, 6 लाख की. ठीक है, टोटल एसेट्स कितने की है, 8 लाख की. ऑल वी नो, हमने 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, एसेट्स इक्वल टू बी लायबिलिटी प्लस कैपिटल. ठीक है, सो लायबिलिटी इक्वल टू बी एसेट्स माइनस कैपिटल, या कैपिटल इक्वल टू बी क्या हो जाएगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटी. दैट ऑलरेडी वी हैव लर्न इन क्लास 11. अब ये हमें क्या दिखा रहा है बेटा, हम अपने इक्वेशंस को लिख लेते हैं, एसेट्स इक्वल टू बी लायबिलिटी प्लस कैपिटल. एक बार समझने के लिए, हमारी एसेट्स है 8 लाख की. ठीक है, और हमारी कैपिटल है 6 लाख की. तो बेटा यहाँ पर इसका मतलब है लायबिलिटी कितनी हुई हमारी, 2 लाख की. दैट्स मीन हमारे बिजनेस की पोजीशन बहुत अच्छी है. जो भी हमने अपने बिजनेस में एसेट्स को जनरेट किया हुआ है, जो भी हमने ऑक्युपाई किया हुआ है एसेट्स को, जो भी हमने एसेट्स को बनाया हुआ है, उसमें से ज़्यादा हिस्सा हमारी खुद की कैपिटल से है. लोन लेकर या आउटसाइड लायबिलिटी से हमारा जो पार्टिसिपेशन है एसेट्स का वो सिर्फ कितना है, 2 लाख का है. यानी कि कल को अगर कभी कोई क्राइसिस आ जाए बिजनेस में
तो हमारा बिजनेस क्या है, सेफ है। इवन जो आउटसाइडर्स हैं, दोज वांट टू इन्वेस्ट इन बिजनेस, वो भी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, बिकॉज बिजनेस शोइंग साउंड फाइनेंशियल पोजीशंस फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इट मीन्स that a large portion of total assets has been financed by the equity and firm is less dependent on external sources of finances. ठीक है, that's mean a very high ratio means inappropriate mix of honor fund and loan fund which result in lower return of investment. ठीक है बेटा, बहुत इसके मीनिंग मैं आपको समझा देती हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि कई बार ये ऐसा भी होता है कि जो आउटसाइडर है वो बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, उनको लग रहा है कि ठीक है, आउट ऑफ 8 लाख में से तो 6 लाख के तो ऑनर्स के ही हैं। ठीक है, तो सारा का सारा प्रॉफिट तो कौन लेकर जाएगा। इसका जो साइड इफेक्ट भी क्या होगा कि अगर कोई बोलेगा कि जो बहुत ज़्यादा हाई रेशियो है तो उसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, एक नेगेटिव पॉइंट्स क्या आएगा, तो ये आएगा कि सपोज जो आउटसाइडर इन्वेस्टेड है, वो तो इन्वेस्टर्स है, वो तो बोलेंगे इस कंपनी में तो पैसा लगाने का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि जो 8 लाख रुपीज़ की जो टोटल एसेट्स है उसमें से ऑलमोस्ट इन्वेस्टमेंट किसका है, ऑनर्स का है। तो जो प्रॉफिट में से भी हिस्सेदारी किसकी आएगी, ऑनर्स की बनेगी। यानी कि रिटर्न का आउटसाइडर्स को रिटर्न का लेस पार्ट मिलेगा। ठीक है, ये भी इंडिकेट करता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट लो रिटर्न। अगर हमारा रिटर्न कैसा है, लो रेशियो आ रहा है, अ लो रेशियो इंडिकेट लोअर मार्जिन ऑफ द सेफ्टी फॉर द लॉन्ग टर्म लेंडर्स। मतलब जो लॉन्ग टाइम के लिए बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये क्या दिखाता है, लो सेफ्टी दिखाता है। इट मे लेड टू देयर अनविलिंगनेस टू एक्सटेंड क्रेडिट टू द इंटरप्राइजेस बिकॉज इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन अनसिक्योर्ड लेंडर्स आर लाइकली टू लूज देयर मनी। फॉर एग्जाम्पल, कैसे इसकी मीनिंग क्या सिंपल सी क्या क्लियर हुई कि अगर ये रेशियो लो आता है, यानी कि हम इसको रिवर्स कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 8 लाख में से कैपिटल होती सिर्फ 2 लाख रुपीज़ की, ठीक है, कैपिटल कितने की होती, 2 लाख रुपीज़ की, दैट्स मीन जितनी भी एसेट्स का फॉर्मेशन है वो कितना है, वो आपके आउटसाइड लोन पर एसेट्स बनी हुई है। और अगर किसी भी बिजनेस की सारी के सारी एसेट्स या ज़्यादातर एसेट्स अगर लोन पर बनी होंगी, दैट्स मीन वो बिजनेस बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है। ठीक है, कभी भी अगर बिजनेस क्राइसिस में आएगा तो इन्वेस्टर्स की मनी डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज बिजनेस का खुद का इन्वेस्टमेंट तो बहुत कम है, तो आप बिजनेस से क्या वापस लोगे रिटर्न में। अगर बिजनेस डूब जाएगा तो वो ऑलरेडी उसने पूरा का पूरा बिजनेस है, ऑलमोस्ट बिजनेस है बाहर की कैपिटल में से बनाया हुआ है, बाहर से इक्विटी अरेंज की हुई है, तो खुद का तो उसका इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। तो अगर बिजनेस डाउन जाएगा तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनके भी पैसे के डूबने के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है, सॉरी ज़्यादा होते हैं। ये तो आपको क्लियर हो गया। अब हम न्यूमेरिकल्स की बात अगर हम करते हैं बेटा, एक न्यूमेरिकल्स लेते हैं, एक छोटे से न्यूमेरिकल से हम इसको डिस्कस करते हैं, हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल वी हैव नॉन करेंट एसेट्स, ठीक है, 11 लाख की, दिस इज अवर क्वेश्चन। करेंट एसेट्स हैं 3 लाख, देन लॉन्ग टर्म बोरोइंग 4 लाख, एंड देन लॉन्ग टर्म प्रोविजन, सॉरी बेटा इसको आप लिख लेना एक बार वापस से, सारी इंफॉर्मेशन है। नॉन करेंट एसेट्स 11 लाख, नॉन करेंट एसेट्स 3 लाख, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 4 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजन that is also 2 lakh, and then current liability 1 lakh. Beta, please all of you write down this information if you don't have numerical question. So with the help of this numerical question we will solve. Okay, first of all you will write this information, it will be very easy for you. Now understand how we will solve. We have to calculate proprietary ratio, and formula of proprietary ratio is equity upon shareholder fund, sorry, equity upon total assets. Equity upon total assets is the formula of proprietary ratio.
Now we will check in our question, is there equity is given or shareholder fund is given or total assets is given? तो no, in our question no equity is given, but non-current assets, current assets, long-term borrowing, long-term provision and current liability is given. तो हमें पता है बेटा, हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि C इक्वल टू बी A minus L. A means assets, L means liabilities. So first we have to calculate total assets, then total liabilities, and then after we will get shareholder fund or equity. So total assets is equal to be non-current assets plus current assets. Clear? Non-current assets is given 11 lakh, current assets is given 3 lakh. So total, the value of total assets will be 14 lakh. Please write down, the value of total assets will be 14 lakh. Now we will calculate total liabilities. So total liabilities is equal to be नॉन करेंट लाइबिलिटीज, कोई प्रोविजंस होंगे लॉन्ग टर्म वो भी हम ऐड कर देंगे, प्लस करेंट लाइबिलिटीज. लॉन्ग टर्म नॉन करेंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इज गिवन 4 लाख के. हाउ मच इट इज गिवन? 4 लाख. Then long term provision also 2 lakh, then current liabilities is 1 lakh. So total liability will be here 4 to 6 plus 1 7 lakh. Now we have current liability, so total liability 7 lakh. With the help of this information we will calculate shareholder fund. So shareholder fund is equal to be shareholder fund, फॉर्मूला क्या होगा बेटा? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज. टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज. टोटल एसेट्स इज गिवन इन आवर क्वेश्चन 14 लाख. ठीक है. Total liabilities is given 7 lakh. So capital will be 7 lakh. ठीक है. We got the value of capital. Now we will put this information in our formula, and our formula is shareholder fund. Again I am writing shareholder fund upon total assets. ठीक है. हाउ मच शेयर होल्डर फंड इज गिवन? जस्ट नाउ वी हैव कैलकुलेट 7 lakh. टोटल एसेट्स 14 lakh. इफ यू वांट टू कैलकुलेट इन द फॉर्म ऑफ रेशियो देन मल्टीप्लाई बाय 100. सॉरी, इफ यू वांट टू कैलकुलेट इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज यू हैव टू बी मल्टीप्लाई 100, एंड इफ इन द फॉर्म ऑफ प्योर रेशियो देन इट्स ओके. तो अगर हम बात करते हैं, अगर हम इसको हम किसकी फॉर्म में निकालते हैं? परसेंटेज की फॉर्म में निकालेंगे, देन मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपका आएगा 50%. और अगर हम नॉर्मल फॉर्म में निकालते हैं, प्योर रेशियो के फॉर्म में, तो ये आपका 100 नहीं आएगा, देन आपका रेशियो हो जाएगा 0.5:1. ठीक है. तो ये था आपका प्रोप्राइटरी रेशियो. आई होप यू अंडरस्टैंड. ठीक है. थोड़ा बहुत तो बेटा आपको समझ में आया होगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल से इन्फॉर्मेशन गिवन है. बस आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपने अब तक अपनी जो क्लास 11th की नॉलेज को कितना यूज़ किया हुआ है. अगर वहाँ पर आप कुछ वीक पढ़ रहे हो देन 101% यू आर गोइंग टू फेस प्रॉब्लम. Now we will solve one more question, and we have information. Calculate debt equity ratio. First what we have to calculate? We have to calculate debt equity ratio, total assets to debt ratio. Clear? Second one we have to calculate total assets to debt ratio, and third one proprietary ratio. तो बेटा हमें 3 रेशियो निकालने हैं. ठीक है. We have information long term borrowings. How much? 1 lakh rupees. Clear? Second one, long term provision 50,000, current liabilities 25,000, non current assets 1,80,000 and current assets 45,000.
बेटा ये जो क्वेश्चन है 2014 के सीबीएसई के सैंपल पेपर में ये गिवन है, ठीक है, आया हुआ है। तो ऑलमोस्ट क्या होता है, जो हमारे 2 या 3 साल के पुराने क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं। एंड इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू कैलकुलेट ऑल 3 रेशियो, डेप्थ इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेप्थ रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो। तो फर्स्ट ऑफ all of you write down this question, clear? And now we will solve. First our formula, we have seen already what information in our question given. First we have to calculate debt equity ratio, clear? And all we know formula of debt equity ratio, debt upon equity. बेटा यहाँ आपके पुराने जो लेक्चर्स थे, टॉपिक जो भी हमने पढ़े थे, उसका भी रिवीजन आपका हो रहा है, ठीक है। डेप्थ अपॉन इक्विटी, हेयर डेप्थ मीन्स लॉन्ग टर्म डेप्थ, लॉन्ग टर्म डेप्थ, एंड इक्विटी मीन्स शेयर होल्डर्स फंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक long term debt and shareholder fund, it is given in our question or not, clear? Debt, long term borrowings, long term provision, this information is given. So first of all we will calculate here long term debt. Debt means here only long term debt, and debt is equal to be long term borrowings plus long term provision, and in our question long term borrowings 1 lakh rupees, clear? And long term provision 50,000, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया बेटा, 1,50,000 के वी गॉट लॉन्ग टर्म डेप्थ, ठीक है। ये हमारे पास कितना आ गया, 1,50,000। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट शेयर होल्डर फंड, इट इज गिवन इन अवर क्वेश्चन, नो इट इज नॉट गिवन इन अवर क्वेश्चन, ठीक है। बट all we know shareholder fund means equity, and formula of shareholder fund, shareholders fund, जैसे क्वेश्चंस में जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन हो उसके अकॉर्डिंग हमें बेटा सोल्यूशन करना होता है। हर बार जरूरी नहीं कि एक फॉर्मूला लगे, फॉर्मूला आपका डिपेंड करता है आपकी क्वेश्चंस में कितनी इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। तो हेयर वी विल कैलकुलेट शेयर होल्डर फंड विद द हेल्प ऑफ एसेट्स and liabilities. So here we will calculate our formula, we will write our formula, non-current assets plus, clear, current assets minus current liabilities, ठीक है, और माइनस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। तो बेटा हमारा क्या आ जाएगा क्वेश्चंस में, देन वी विल गेट शेयर होल्डर फंड। बेटा क्लास सेम वही क्लास 11th की अगेन नॉलेज लग रही है। क्लास 11th में आपने पढ़ा था एसेट्स इक्वल टू बी लायबिलिटी प्लस कैपिटल। फिर से देखना, ये कोई अलग से फॉर्मूला नहीं आया, ये क्लास 11th में हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन में क्लियर किया था। ए इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, शेयर होल्डर फंड मीन्स कैपिटल, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, हमें कैपिटल निकालना है, तुम रिवर्स कर देंगे। देन एसेट्स मीन्स टोटल एसेट्स, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, लायबिलिटीज मीन टोटल लायबिलिटी। तो अब हमें क्या करना है, हमारे क्वेश्चंस में जो जितनी भी एसेट्स गिवन है उन सबको ऐड कर देना है, एंड जो भी लायबिलिटीज गिवन है उसको माइनस कर देना है, और हमारी कैपिटल आ जाएगी। फर्क क्या होता है, कंपनी में हम कैपिटल को शेयर होल्डर फंड बोलते हैं, और एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट्स। एंड देन वी विल राइट अवर फॉर्मूला हियर, शेयर होल्डर फंड और इक्विटी इक्वल टू बी, बेटा इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड कैपिटल बोथ आर द सेम थिंग, ठीक है। तो हमने इक्विटी यहाँ पर लिख दिया है। वी विल राइट हियर नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी और माइनस नॉन करेंट लायबिलिटी। बेटा एक चीज और यहाँ पर देखना, इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ क्या गिवन है, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। बेटा इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वर्किंग कैपिटल। इसका एक और फॉर्मूला बन सकता है, नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करेंट लायबिलिटी, बिकॉज वर्किंग कैपिटल इक्वल टू बी करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। तो आप ऐसा करिए कि कंफ्यूज मत होना, इतने सारे फॉर्मूले कहाँ से आ गए।
अगर आपको क्लास 11th की बैलेंस शीट बहुत अच्छे से आती है, वो टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर है, देन यू आर नॉट गोइंग टू फेस प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर्स. ठीक है. सो वी विल राइट हियर वैल्यू व्हाट इज गिवन इन अवर क्वेश्चन. नॉन करेंट एसेट्स इज गिवन 1,80,000. क्लियर. एंड देन करेंट एसेट्स, ये हमारी करेंट एसेट्स है ना, करेंट एसेट्स इट इज गिवन 45,000. क्लियर. Current liabilities it is given 25,000. and then again जो हमारी टोटल नॉन करेंट लाइबिलिटीज जो निकली थी हमारी नॉन करेंट लाइबिलिटीज दैट वाज 1,50,000. तो 180 प्लस 45. क्लियर. 180 प्लस 45 माइनस 25 माइनस आपका 1,50,000. And so here we will get our capital 50,000. ठीक है. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कैपिटल कितनी आएगी? 50,000. And now we have to write down this value in our formula. ठीक है. तो debt equity ratio is equal to be again I am writing debt equity ratio equal to be long term borrowings, long term liabilities upon equity or shareholder fund. ठीक है. we got long term liability 1,50,000, share equity or shareholder fund 50,000. ठीक है. सो अवर रेशियो विल बी 3:1. ठीक है. ये किस में आएगा? प्योर रेशियो की फॉर्म में. तो आई होप आपको समझ में आया होगा. ये हमने सॉल्वेंसी रेशियो का जो हमारा पहला टॉपिक था डेप्ट इक्विटी रेशियो, दैट अगेन वी हैव रिवाइज्ड. ठीक है. आपके जो क्वेश्चन बोर्ड से आएंगे बेटा वो भी आपके इस तरीके से कंबाइंड क्वेश्चन ही आएंगे, कोई सेपरेट फॉर्मूला नहीं आएगा. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट सेकेंड वन, total assets to debt ratio and formula total assets to debt ratio, formula total assets upon debt. And here again debt means long term debt. Debt means long term debt, and long term debt means which we have to pay after 12 month. यानी कि वो सारे डेप्ट जिनको हमें 1 साल के बाद आफ्टर 1 ईयर वी हैव टू पे. लाइक ए हाउसिंग लोन आपका हो सकता है, कोई बैंकिंग लोन आपने लिया है, यू हैव टू पे आफ्टर 12 मंथ, या कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इसमें आएगा, डिवेंचर्स आ जाएंगे इसमें. अब देखो हमारे क्वेश्चंस में क्या गिवन है. टोटल एसेट्स अभी हमने पिछले ही क्वेश्चंस में फर्स्ट फॉर्मूले में कैलकुलेट किए. नाउ अगेन वी नो नीड टू कैलकुलेट टोटल एसेट्स. एक ही क्वेश्चंस में आपने भी कैलकुलेट कर ली थी. तो बेटा आपकी टोटल एसेट्स कितनी निकली थी? 1,80,000. नॉन करेंट प्लस करेंट 45,000. ठीक है. ये आपने कैलकुलेट की थी. और डेप्ट कितना आपका आया था बेटा? 1,50,000. आपने डेप्ट कैलकुलेट किया था ना कैसे? 1 लाख के आपके क्या थे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. एंड देन 50,000 के आपके क्या थे? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. तो देखो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आ रही है वो है हमारी 2,25,000 की. तो हमारी टोटल एसेट्स से डिवाइड बाई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज. टोटल डेप्थ है हमारे 1,50,000. सो अवर रेशियो विल बी 1.5:1. ठीक है. अभी आपने जस्ट टोटल एसेट्स टू डेप्थ रेशियो से पहले आपने डेप्थ इक्विटी रेशियो में ये सारे अमाउंट को कैलकुलेट किया था. ठीक है. आया समझ में आपको? टोटल एसेट्स टू डेप्थ रेशियो का हमारा फॉर्मूला है टोटल एसेट्स अपॉन डेप्थ. डेप्थ मीन्स हियर लॉन्ग टर्म डेप्थ. हमने वैल्यू डाल दी एंड देन वी गॉट अवर आंसर. नेक्स्ट जो हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन, थर्ड वन था बेटा हमारा कौन सा? प्रोप्राइटरी रेशियो, जो अभी हमारा फिलहाल टॉपिक चल रहा था. ठीक है. थर्ड वन था हमारा वी हैव टू कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो. प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? शेयर होल्डर फंड अपॉन
टोटल एसेट्स। अब अभी देखो आपने डेब्ट इक्विटी रेशियो में ऑलरेडी आपने शेयर होल्डर फंड कैलकुलेट किया था और डेब्ट इक्विटी रेशियो में आपने टोटल एसेट्स भी कैलकुलेट की थी, तो ये सारी इंफॉर्मेशन तो है ही है। और किस क्वेश्चंस के लिए आपको यूज करनी है, ये प्रोप्राइटरी रेशियो के लिए। तो प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू बी शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स, और यू कैन से ऑल्सो इक्विटी अपॉन नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स और टोटल एसेट्स। तो हमारे पास ये सारी वैल्यू गिवन है। इक्विटी 50,000 की जो हमने सबसे पहले कैलकुलेट किया था, टोटल एसेट्स 2,25,000 एंड देन वी विल गेट अवर वैल्यू हाउ मच बेटा, 0.22 रेशियो 1। You can also calculate in the form of percentage if you will multiply, ठीक है। तो ये दोनों में कैलकुलेट किया जा सकता है, इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज और इन द फॉर्म ऑफ प्योर रेशियो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल करके पूछ लेना। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतने ही ज्यादा आपके डाउट यहाँ पर क्लियर होंगे, ठीक है। एक बार चाहो तो आप फॉर्मूला वापस से देख लो, मैं आपको फिर से समझा देती हूं। टोटल एसेट्स इक्वल टू बी टोटल एसेट्स इक्वल टू बी नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स, ठीक है बेटा। ये आया। टोटल लायबिलिटीज का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल लायबिलिटीज इक्वल टू बी नॉन करेंट लायबिलिटीज प्लस करेंट। ऑलरेडी अब आप ये मत पूछना कि नॉन करेंट लायबिलिटीज क्या होती है और करेंट लायबिलिटीज क्या होती है। क्लास 11 से अकाउंटेंसी की स्टार्टिंग से लेकर क्लास 11 से लेकर क्लास 12 में थर्ड बुक में फर्स्ट चैप्टर में ये सारे पॉइंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। एंड देन वर्किंग कैपिटल इक्वल टू बी करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज, ठीक है। ये हमारे ये फॉर्मूले हैं। इसके अलावा शेयर होल्डर फंड का भी अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहें दैट ऑल्सो यू कैन राइट शेयर होल्डर फंड इक्वल टू बी वैसे मैंने सारे आपको मेंशन कर दिए हैं इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर्स में। अगेन आई एम रिपीटिंग, शेयर होल्डर फंड और इक्विटी टोटल एसेट्स माइनस, ठीक है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। इसको आप ये भी लिख सकते हो टोटल एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज, ठीक है। और बेटा इस फॉर्मूले को आप इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं, नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करेंट लायबिलिटी, ठीक है। एंड देन अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन गिवन इन अवर क्वेश्चन यू कैन सॉल्व। तो ये अब आपको डिपेंड करना है कि आपको कौन सी इंफॉर्मेशन यूज करनी है और कौन सी नहीं करनी है, कब करनी है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटा।